मैं एसटीओ प्रिया कुमावत भोसला मिलिट्री कॉलेज से आप सभी का आज के लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। आज के लाइव सेशन का आयोजन यूनाइटेड यूथ द नेशन स्ट्रेंथ की ओर से किया गया है। आज हमारे लाइव सेशन में मेजर विक्रांत कावले सर आने वाले हैं। हमारा हर कदम राष्ट्र निर्माण, सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण स्थिरता की ओर रहता है। आज हमें भारत चाइना संबंध में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए भोसला मिलिट्री कॉलेज से एएनओ मेजर विक्रांत कावले सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं मेजर विक्रांत कावले सर को सर का मैं मेजर विक्रांत कावले सर का स्वागत करती हूँ और उन्हें लाइव सेशन स्टार्ट करने की विनंती करती हूँ। Thank you, Priya. It's a great honor for me to talk to you all about the Indo-China relations. वैसे आज की जो तारीख है काफी इम्पोर्टेंट है, 5 अगस्त। इसी 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हट गया था और जम्मू कश्मीर में एक नया दिन और नई सुबह इस जम्मू कश्मीर में आई थी और वहां से पूरा इंडिया का जो फॉरेन रिलेशंस या जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ये काफी सारा चेंज हो गया था और वही आज का दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ही के दिन आप सभी से इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे आज आप सबके साथ बात करने का मौका दिया है। तो ये इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बात करते समय हमें थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री में लेकर जाना चाहूंगा कि जहां से हमें पता चलेगा कि व्हाई दिस इज सो, ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे हिस्ट्री है। एक तो ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और कुछ ही दिनों के बाद यानी 1 अक्टूबर 1949 को चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन के तौर पर उभर कर आया। उसके बाद हम इंडिया पहले कुछ देशों में था जिसने चाइना एज अ कम्युनिस्ट नेशन को मान्यता दी, हम लोगों ने मान्यता दी। उसके बाद में ठीक एक साल के बाद में यानी 7 अक्टूबर 1950 को चाइना ने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया और तिब्बत पर आक्रमण करके पूरा तिब्बत जो है कैप्चर कर लिया। उन्होंने वो 17 पॉइंट वगैरह लिखवाया तिब्बत के तौर से और पूरा तिब्बत उनका हो गया। तकरीबन एक साल के अंदर उन्होंने तिब्बत के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा मिला लिया और एक बार उन्होंने तिब्बत के ऊपर पूरा कब्जा मिला लिया और उसके बाद जो इंडिया के तिब्बत के राइट्स थे वो राइट्स पूरे कैंसिल कर दिए और हमें तिब्बत में से पूरी तरीके से बाहर कर दिया, फिजिकली भी और मेंटली भी पूरी तरीके से बाहर कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक एक ये जो सब इंडिया के अगेंस्ट बातें करनी शुरू कर दी। उसके यानी एक साल के बाद ही यानी तकरीबन 1952 में उन्होंने यानी चाइनीज ने सिंकियांग से लेकर तिब्बत तक उनका जो एक प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस जहां पे उइघुर मुस्लिम्स काफी मात्रा में रहते हैं, वो भी तिब्बत की तरह ही है। दैट वाज नॉट द ओरिजिनल पार्ट ऑफ चाइना, वो चाइना ने जबरदस्ती से एनक्रोच किया हुआ है और उसको जिनजियांग प्रोविंस कहते हैं। तो उसी तिब्बत से लेकर जिनजियांग प्रोविंस तक एक रास्ता बनाना था और वो रास्ते के बीच में वहां पे लद्दाख का अक्साई चीन एरिया आ रहा था। तो उन्होंने उसकी जरा भी फिक्र नहीं की और उन्होंने सीधा वो रास्ता वहां पे बनाने का पूरा प्लान बना दिया।
इस बीच उनकी जो हरकतें हो रही थी, उनकी जो मूवमेंट्स हो रही थी, उनकी आर्म फोर्सेस वहां पे घूम रही थी, वहां पे आ रही थी, वहां पे जा रही थी, और अपना जो वो एरिया था, लद्दाख का जो एरिया था, वो अनमैन्ड एरिया था। हमारा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यानी रास्ते वहां पे हम लोगों ने नहीं बनाए थे। रास्ते ना होने की वजह से हमारी सेना वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, पर किसी प्रकार से कुछ हमारे लोग वहां पे थे, तो उनके माध्यम से, और कुछ सेनाएं जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज वगैरह जाती थी, उनके माध्यम से हमें हर वक्त ये पता चल रहा था कि वहां पे कुछ ना कुछ चाइना की ओर से हो रहा है, इंट्रूजन हो रहा है, और वो खबरें हम लगातार हमारी सरकार की तरफ आ रही थी। इवन मार्च 1953 में सेशन चल रहा था। उस सेशन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां पे ये इश्यू रेज किया था पार्लियामेंट के अंदर कि यहां पे चाइना की ओर से कुछ हो रहा है, लद्दाख के एरिया में कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ देखिए। कुछ वहां पे जो अपना आज का जो उत्तराखंड है, पहले का वो उत्तर प्रदेश था, और वहां पे जो बाराहोती नाम का एरिया था, उस एरिया में कुछ हो रहा है, उसे उसे देखिए, उसे रोकिए, ऐसे कहा जा रहा था। पर उस सरकार ने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में उसी साल 1953 में ही एंड में, यानी दिसंबर में, डॉक्टर लंका सुंदरन ने वहां पे एक न्यूज आई थी, लोकल पेपर में न्यूज आई थी। उस न्यूज का एक हवाला देते हुए वो पॉइंट उन्होंने रेज किया था कि यहां पर काफी सारे चाइनीज सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, और वो इंडियन टेरिटोरी में दिखाई दे रहे हैं। उसको भी हमारी सरकार ने नकार दिया। उन्होंने इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि चाइना की तरफ से कोई इंट्रूजन हो रहा है। और फिर 1954 में हम लोगों ने चाइना के साथ में पंचशील ट्रीटी साइन की। ये पंचशील ट्रीटी में दूसरा और कुछ नहीं था। वहां पे उस पंचशील ट्रीटी के माध्यम से हम लोगों ने केवल ये एक्सेप्ट किया कि यस, तिबेट इज नाउ अ पार्ट ऑफ चाइना एंड दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। और इंडिया का भी वहां पे कोई क्लेम नहीं रहेगा, इंडिया का वहां पे कोई भी राइट नहीं रहेगा, और हमारी तरफ से अभी तिबेट पूरी तरीके से आपका है। इस बात को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। यही वो पंचशील करार में दिखाई देता है। और ये साइन हुआ था 28 अप्रैल 1954 को। ये देखिए, मैं डेट इसलिए बता रहा हूं कि उसके कुछ ही दिन के बाद, ये 28 अप्रैल की बात है, और जून 1954 में अपने जो उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में ये बाराहोती एरिया में ये सब इंट्रूजन दिखाई दिया, जब जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। उसे चाइनीज लोगों ने नाम दिया है वुजे। वुजे इज द नेम गिवन टू बाराहोती, और उन्होंने उसके ऊपर क्लेम किया है कि ये बाराहोती, यानी उनका वुजे, ये चाइनीज है, ये इंडियन नहीं है। और फिर अभी ये इसमें हमारे पंचशील ट्रीटी साइन करने में ये केवल मात्र 1 या 2 महीने ही हुए थे, उसके बीच ये हो गया है। मैं ये आपको क्रोनोलॉजी इसलिए दिखा रहा हूं कि ये चाइना की क्या आदत है, ये सबको पता चले। उसके बाद में चाइना के कई सैकड़ों बार उन्होंने इंडियन टेरिटोरी में इंट्रूजन किया है, और उसके बाद में 1962 में चाइना ने तो इंडिया के ऊपर सीधा अटैक ही किया। अभी अटैक होने से पहले भी उन्होंने अपनी पूरी सेना बॉर्डर के ऊपर जमाई, और बॉर्डर के ऊपर जमा के वो थोड़ा थोड़ा इंडियन साइड में भी घुसे चले आ रहे थे, और कुछ चाइनीज साइड में, कुछ इंडियन साइड में वो लोग चले आ रहे थे। इसके बारे में भी लगातार हमारी सरकार को ये इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि यहाँ पे चाइनीज आर्मी की जमावट हो रही है। उसके बावजूद भी
वो सरकार जो है वो इस बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी और उन्होंने ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि वहां पे कुछ इंट्रूजन हो रहा है या वहां पे आर्मी को कुछ जमावट हो रही है। और फिर उन्होंने अपनी पूरी सेना लाकर सेना लाकर रख दी और फिर उन्होंने इंडिया के सामने ऐसे कुछ शर्तें रखी कि जो इंडिया मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकता था। और फिर जब उससे हम लोगों ने मना कर दिया तो उसके बाद उनका पूरा प्लान प्रिपेयर था और 20 अक्टूबर 1962 को उन्होंने इंडिया के ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया। मैं भी सरप्राइज अटैक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस वक्त हमारी इंडियन आर्मी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ना हमारे सोल्जर्स तैयार थे, ना हमारे वहां पे रास्ते तैयार थे, ना हमारे पूरी तरीके से वेपन्स वहां पे थे, ना हमारे सफिशिएंट मात्रा में एम्युनिशंस वहां पे थे, कुछ भी नहीं था। और इसलिए जो हमला हमारे ऊपर हुआ वो बिल्कुल सरप्राइज हमला था और उस सरप्राइज हमले में रिजल्ट एक ही होना था, वो हुआ। ये एक सरप्राइज था। उसके बाद में अभी ये जब 1962 में चाइना ने हमें इस युद्ध में हरा दिया, उसके बाद में हमारे सरकार को ये यकीन हुआ कि वी शुड बी रेडी फॉर द वॉर। पहले जब कहा जा रहा था तब उन्होंने इस बात को नकारा था और अभी इन्होंने तय कर लिया कि नाउ दे विल बी रेडी फॉर द वॉर। कभी भी अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो उसका तरीका एक ही है कि आपने अटैक के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि इफ यू वांट टू डिफेंड योरसेल्फ, बी रेडी फॉर द वॉर। इसका मतलब है कि अगर आप संरक्षण दृष्टिकोण से पूरी तरीके से तैयार है तो कोई भी आपके ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1962 के बाद में हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है पूरी तरीके से चेंज कर दी। अभी हम लोगों ने अपनी आर्म फोर्सेस को मजबूत करना शुरू कर दिया और हम लोगों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसी बीच हमारा एक पड़ोसी, दूसरा एक दुश्मन पाकिस्तान, उसने सोचा कि अभी इंडिया की हाल ही में हार हुई है तो इनका मोरल पूरी तरीके से टूट चुका है, तो लेट अस ट्राई। उन्होंने हमला किया। एक ही युद्ध में उन्होंने दो प्रकार से हमारे ऊपर हमले किए, पर ये दोनों तरफ से हुए जो हमले हैं उनको हम बड़ी आसानी से रोक पाए और पाकिस्तान का जो ये अटैक था या जो ये कार्रवाई थी उसको हम अच्छी तरीके से रोक पाए। उसी दरमियान ये जब 1965 का वॉर चल रहा था तब चाइना ने दोबारा हमारे खिलाफ काम करने की कोशिश की। चाइनीज फोर्सेस लगातार ये बॉर्डर पर हमारे ऊपर प्रेशर बना के रखी हुई थी। ये जो एलएसी बनी हुई है 1962 के युद्ध के बाद में, जो अक्साई चीन का एरिया है वो पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में, तब से लेकर 1962 से लेकर आज तक वो एरिया पूरा चाइना की कंट्रोल में है। तो वो चाइना की कंट्रोल वाला जो अक्साई चीन एरिया है उसको डिवाइड करने वाली एक लाइन बनी है, उसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उन्होंने तकरीबन 33 जगह पर उन्होंने इंट्रूजन किया है और ये उस समय की जो सरकार में डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर वाईबी चौहान, उन्होंने ये मान्य किया था संसद में और ये उन्होंने बताया था कि 33 जगह पर उन्होंने इंट्रूजन किया हुआ है। पर हमने अपना फोकस चाइना की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिया और हमारा पूरा कंसंट्रेशन पाकिस्तान फ्रंट पर था और इसलिए हमने उनको आसानी से हम लोग रोक पाए और ये चाइना ने यहाँ पे इधर से कुछ नहीं किया। आखिर में वो इंट्रूजन उनका
बेकार गया। अभी उसके बाद में ईयर आता है 1966। इस 1966 में उन्होंने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया इंडिया के खिलाफ, और ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके ये हमारे ही सैनिकों को हमारे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि यहाँ पे आओ, आप लोग पीपल्स गवर्नमेंट बनाओ, यानी कम्युनिस्ट सरकार बनाओ, ऐसे ये चाइनीज की तरफ से बोला जा रहा था। और उन्होंने उस समय पे बहुत ही ओपनली उन्होंने नागास को, मिजोस को, और अपने इंडिया में जो चलने वाले नक्सलाइट्स को उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया था। नागा, मिजो और नक्सलाइट्स, इन लोगों को उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया था, कि जिसकी वजह से हम लोगों को काफी प्रॉब्लम्स तब भी आए, और बाद में भी काफी दिनों तक उसके प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे थे। आज तक उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी भी चालू है। उसके बाद में फिर ईयर आता है 1967। तो ये 1967 को इन्होंने कोशिश की, चाइना ने, नाथुला जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर अपना नाथुला एक नाम की पास है, काफी इंपॉर्टेंट पास है, और इस पास में से काफी मूवमेंट होती है, और जो व्यापारी लोग हैं वो इधर से उधर भी जाते आते रहे हैं, इंडिया से चाइना, चाइना से इंडिया। तो उस नाथुला पास, ये स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। उस नाथुला पास पर उन्होंने एक वारदात की थी, और वहां पे हमारे सोल्जर्स थे और चाइनीज सोल्जर्स थे। तो उन्होंने उस नाथुला पर ऐसी कुछ कुरापात निकाली, और उस कुरापात निकालने के बाद में उन्होंने हमारे सोल्जर्स के ऊपर मॉर्टर्स की मदद से, रिकॉइललेस गन्स की वजह से और आर्टिलरी गन्स की वजह से उन्होंने काफी अटैक किया। और ये अटैक 11 सितंबर को जो चालू हुआ, वो तकरीबन 14 से 15 सितंबर तक चालू था। और हमारी इंडियन फोर्सेस ने यहां पर बहुत बहादुरी से ये लोग लड़े, और इन्होंने नाथुला जो है वो चाइनीज के हाथों में नहीं जाने दिया, बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। इस नाथुला पास के पास में तकरीबन हमारे 88 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए, पर इसके साथ साथ हम लोगों ने तकरीबन 300 से 350 चाइनीज को मार गिराया था। अभी इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ था जैसे कि अभी ये गलवान वैली में हुआ था। ये क्या वाकया हुआ था, ये भी थोड़ा जान लेना बहुत ही जरूरी है। इस पर से हमें चाइना की जो आदत है वो आदत का पता चलता है। अभी क्या हुआ था कि 11 सितंबर को हमारे वहां पे जो अपनी यूनिट थी, तो उस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह। अभी अभी ये चाइनीज को इंग्लिश भाषा नहीं आती थी, और हमें चाइनीज भाषा नहीं आती थी। तो हमारा जो ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन के लिए चाइनीज की तरफ से कोई पॉलिटिकल कमिश्नर आता था, और उसकी कैप में यहाँ पे रेड एक रिबन होती थी, जिसकी वजह से वो पता चलता था कि ही इज पॉलिटिकल कमिश्नर। तो उसे इंग्लिश आती थी, तो वो एक दुभाषी के तौर पर वो वहां पे आया, और उससे बात करने के लिए ये हमारे जो सीओ साहब है, लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह साहब, ये थोड़े आगे गए। जैसे ही ये आगे गए तो उन्होंने तुरंत फायरिंग की। तो उस फायरिंग में हमारे सीओ साहब जो है वो उनको गोली लगी, और वो नीचे गिर गए, बेहोश हो गए, काफी इंजोर्ड हो गए, बेहोश नहीं हुए, इंजोर्ड हुए। और जब बाकी सोल्जर्स ने देखा कि उनके सीओ साहब के ऊपर अटैक हो गया, तो वो भी चिढ़ गए और उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। बट इनिशियली वो लोग बहुत ही तैयारी में थे,
हमारे सोल्जर्स पूरे ओपन में थे और चाइनीज सोल्जर्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार थे। उनके हाथों में मशीन गन थी और वो किसी पत्थर के पीछे से वो फायर कर रहे थे और हमारे सोल्जर्स पूरे ओपन में थे। इस वजह से हमारे सोल्जर्स की कैजुअलिटी उस समय ज्यादा हुई। पर उसके बाद में फिर हमारे आर्टिलरी गन्स को भी इशारा किया गया और फिर हमारे आर्टिलरी गन्स ने वहां पे काफी जबरदस्त फायरिंग की और वो जबरदस्त फायरिंग की वजह से हम लोगों ने चाइनीज के काफी सोल्जर्स को मार गिराया। तकरीबन 300 से 350 सोल्जर्स को हम लोगों ने मार गिराया। अभी उसके उसके बाद जो है, उसके कुछ ही दिनों के बाद में ये जो वाकया है, ये 11 सितंबर का वाकया है। और अभी मैं आपको जो वाकया बता रहा हूं, अगला वाकया जो है वो 1 अक्टूबर 1967 का है। इसको बोलते हैं चोला इंसिडेंट। चोला मीन्स वो जो पास है उसका नाम था चो। तो उस चोला पास में भी वही वाकया हुआ। चाइनीज आए, इंट्रूजन करने की कोशिश की, पर हमारे सोल्जर्स वहां पर चुस्त और मुस्तैद थे। उन्होंने उनको पूरी तरीके से रोक के रखा और उन्हें अंदर आने नहीं दिया। उसके बाद में 1975 में तुलुंगला, वहां पर उन्होंने एक बार कोशिश की। और ये ऐसे देखा गया है कि जैसे आज हम लोग गलवान वैली के बारे में काफी चिंतित है, स्वाभाविक है। उसी प्रकार से ये इसके पहले भी जो चाइना ने इंट्रोजन किया है, कहीं कहीं के तो वो लगभग 70 किलोमीटर तक इंडिया के अंदर आ चुके हैं और 70 दिन तक वो इंडिया के अंदर रह चुके हैं। और यही उसकी हमेशा कोशिश रहती है और इंडिया को वो ऐसे ही हमेशा प्रॉब्लम में रखने की कोशिश करते हैं। अभी क्यों रखते हैं इसके बारे में भी हम लोग अभी सोचने वाले हैं। उसके बाद में बीच में कुछ दिन ऐसे थोड़ा बहुत इंट्रूजन होता रहा और फिर हम लोग उनको पीछे ढकेलते रहे, क्योंकि वहां की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर पूरी तरीके से वो डिमार्केटेड नहीं है। तो डिमार्केटेड ना होने का फायदा चाइनीज उठाते हैं और वो हमेशा ही वो इंडिया के अंदर घुस के आते हैं, बोलते कि नहीं ये एरिया हमारा है, और जबकि हम लोग क्लेम करते हैं कि नहीं वो एरिया हमारा है। तो फिर उसी बात पर काफी आगे पीछे होते रहता है। अभी 1986 में फिर एक बार सुमदोरंगचू वैली, उस सुमदोरंगचू वैली में फिर एक बार चाइनीज का काफी बड़ा इंट्रूजन हुआ। ये नेफा एरिया में ये इलाका पड़ता है। तो इस समय उन्होंने काफी सारी अपनी फोर्सेस जो हैं वो इंडिया के अंदर घुसा दी थी और उस वक्त अभी काफी टेंस सिचुएशन थी। काफी सारे चाइनीज सोल्जर्स जो थे बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे और कुछ लोग हमारे हमारे एरिया के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। काफी उन्होंने अपनी सोल्जर्स का जमावड़ा वहां पे करके रखा था। उस समय हमारे जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो थे जनरल सुंदर जी। और ये जनरल सुंदर जी साहब जो थे वो बहुत ही बिल्कुल डिसीजन लेने में पक्के थे और एक बार अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो बदलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वहां पे उन्होंने अपनी पूरी आर्मी की जो ब्रिगेड है वो जल्दी से जल्दी अपने इस बॉर्डर पर लाकर खड़ी कर दी। और वहां पे वो बॉर्डर लाने के लिए हमारे पास में नया नया कुछ वो एयरक्राफ्ट आए थे या फिर कुछ हेलीकॉप्टर्स हमारे पास में आए थे जो हमारे सोल्जर्स को कैरी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। उस एयरफोर्स का हम लोगों ने इस्तेमाल किया और हमारी सेना को पूरी एक ब्रिगेड को हम लोगों ने जल्दी से जल्दी झिमितांग करके एक एयर बेस है वहां पर हम लोगों ने उतार दिया। हेलीपैड है झिमितांग और ये झिमितांग बिल्कुल करीब है सुमदोरंगचू वैली के। तो फटाफट हम लोगों ने वहां पे पूरे हमारी आर्मी की ब्रिगेड को बिल्कुल तैयार करके रख दिया और हमारे कुछ एयरक्राफ्ट भी हम लोगों ने वहां पे बिल्कुल रेडी पोजीशन में रखा। इसको नाम दिया था ऑपरेशन फाल्कन। तो इस ऑपरेशन फाल्कन के तहत हमारी ये पूरी सेना हम लोगों ने अपनी इस बॉर्डर पर लाकर रख दी। और ये जब उन्होंने देखा कि इस बार इंडिया भी पूरी तरीके से तैयार है, तो
चाइना ने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं किया और उन्होंने अपना जो प्लान था वो प्लान पूरी तरीके से चेंज कर दिया और अपनी सेना को वो पीछे लेके गया। अभी यहां पर देखना जरूरी है कि सुमदोरंगचू वैली इंसिडेंट में हमारी जो सेना थी उसने एक बहुत ही फर्म स्टैंड लिया था और उस स्टैंड के तहत हमारी आर्मी पूरी वहां पर चुस्त और मुस्तैद हो गई थी और वो आने वाले सभी वॉर के लिए बिल्कुल तैयार थी, रेडी पोजीशन में थी कि इफ यू वांट टू हैव अ वॉर जस्ट चालू कर दो, हम लोग भी तैयार हैं। और उस वजह से जो उन्होंने तैयारी देखी तो वो रुक गए। मैं आप सभी को यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी देश अगर किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो आक्रमण करने का उसका मकसद केवल एक ही होता है, वो है युद्ध में जीत। जब उसको जीत नजर आती है तभी वो आक्रमण करता है, जब उसे जीत नहीं दिखती है तो वो आक्रमण करने की हिम्मत ही नहीं करता है। अभी 1962 में उस चाइना ने हमारे पर आक्रमण किया, उसका रीजन केवल यह था कि हम लोग उस समय तैयार नहीं थे और ये वो जान रहा था और उसे मालूम था कि उसे 101% युद्ध में जीत मिलने वाली है, इसलिए वहां पे अटैक किया था और ऑफ कोर्स उन्हें जीत हासिल हुई। पर ये जो 1986 का वाकया है सुमदोरंगचू वैली का, इस सुमदोरंगचू वैली की वैली में उसे गारंटी नहीं थी कि वो जीतेगा ही और उसको ये गारंटी ना होने की वजह से ये जो चाइनीज सरकार ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। उसके बाद फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहां पर गए। उसके पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि इसी बीच में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था। उस लॉन्ग टर्म प्लान में उन्होंने सबसे पहले यह डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करेंगे और वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए या फिर माहिरत हासिल करने के लिए या अमीर बनने की उन्होंने पूरी तैयारी की। तो उस कोशिश में उन्होंने एक पूरा प्लान बना लिया कि इसके बाद सॉरी इसके बाद वो किसी से पंगा नहीं लेंगे, किसी से भी युद्ध नहीं करेंगे और जो भी जहां कहीं का भी प्रॉब्लम हो उसको वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे, यानी उसकी जैसी परिस्थिति है वैसे ही वो मेंटेन करना चाहेंगे। उसके साथ ना ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ना ही अपना कुछ लॉस होने देंगे, केवल जैसी आज की परिस्थिति है वैसे ही वो मेंटेन करेंगे, ये उन्होंने सोच लिया। और फिर उन्होंने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू कर दिया और इसी वजह से बाकी सब देशों के साथ में उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यवहार शुरू कर दिया। और उसी बीच 1988 में हमारे प्राइम मिनिस्टर वो चाइना के साथ में मिलने के लिए गए और चाइना के साथ में उनकी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने ये प्रस्ताव इंडिया के सामने रखा कि ठीक है, हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर लेंगे। पहले हमारे बीच में जो दूरियां आई है उस दूरियों को हम दूर करेंगे, उस दूरी को दूर करने के लिए हम लोग पहले दूसरे संबंध स्थापन करेंगे और फिर दूसरे संबंध स्थापन करने के बाद हमारे बीच में जो कॉन्फिडेंस आएगा उस कॉन्फिडेंस के बाद में फिर हम लोग ये प्रॉब्लम भी, बॉर्डर का जो इश्यू है वो भी सेटल करेंगे। तो उन्होंने पहले किस बात पर स्ट्रेस किया कि हम लोग पहले दूसरे संबंधों पर ध्यान देंगे। तो दूसरे संबंधों का मतलब था उनका 80% व्यापार, यानी दूसरे संबंधों में उनका केवल डिसीजन एक ही था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत उन्हें दिख रहा था कि इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, तो इंडिया का मार्केट वो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पे
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात मान ली और फिर इंडिया की बात मानने के बाद में फिर हमारे साथ में थोड़े काल तक उन्होंने कोई इंट्रूजन नहीं किया, पर केवल उन्होंने अपना ध्यान व्यापार बढ़ाने में ही लगाया। और इस बीच इंडिया का और चाइना का व्यापार काफी बढ़ गया। इंडिया का और चाइना का व्यापार बढ़ा ये कहना थोड़ा गलत होगा। हमने ये कहना चाहिए कि चाइना का इंडिया में व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया और इंडिया का चाइना में थोड़ा सा व्यापार बढ़ा। तो इस तरीके से वहां पे काफी डिफरेंस था इंडिया और चाइना के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। ज्यादातर हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट काफी कम कर रहे थे, तो इसलिए वो हमारा इकोनॉमिक लॉस ही था। बट हमारा और चाइना के बीच में उस पीरियड में कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हुआ। अभी ये जब पूरी इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी ताकत बढ़ा ली, वो ताकत बढ़ाने के बाद में फिर अभी उन्होंने अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दिया। फिर उनके आसपास में, चाइना के आसपास में जितने भी देश है, तकरीबन 18 देश है, उन 18 देशों के साथ में भी उनके सब प्रॉब्लम्स है। और अगर उसमें से किसी देश के साथ में अगर उन्होंने वो बॉर्डर डिस्प्यूट अगर सेटल किया है, तो वो चाइना ने अपने टर्म्स पर डिक्टेट किया है कि मैं बोलता हूं वैसे एक्सेप्ट करो और ये हमारा बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो बंद करो। यानी चाइना ने कभी भी दूसरे की बात एक्सेप्ट नहीं की, उसने केवल अपनी बात दूसरे देशों को मनवाई। और यही वो चाहता है कि इंडिया भी उसकी बात माने और उसको अपोज ना करे। पर अभी 1962 वाला इंडिया नहीं रहा है, अभी इंडिया काफी बदल गया है। इंडिया उस समय हम लोग मिलिटरीली वेरी वेरी वीक थे। आज ये कंडीशन नहीं है। हमारी आर्मी भले ही नंबर 1 ना हो, पर हमारी आर्मी आज इतनी सक्षम है कि चाइना को फेस कर सकती है, चाइना के सामने खड़ी रह सकती है। और इसी वजह से आज चाइना ये हिम्मत नहीं कर सकता। पर चाइना ने हमेशा ही ये कोशिश की है कि हर देश उसकी बात माने और उसके अनुसार ही ये अपनी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सेटल करे। ये उसका एक्सपांशनिस्ट तरीका है। वो हर जगह पर अपना जो एरिया है वो बढ़ाते रहता है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। उस रशिया के साथ भी उसका डिस्प्यूट है। रशिया की भी एक कुछ जगह वो उसके ऊपर भी उसने क्लेम किया है। नेपाल जो उसके कहने में आकर इंडिया के खिलाफ काम कर रहा था, आज तक जो इंडिया का दोस्त था नेपाल, वो चाइना के कहने में आकर वो इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है, इंडिया के साथ में दुश्मनी मोल ले रहा है। उस नेपाल के कुछ एरिया भी उसने क्लेम किया है चाइना ने। तो चाइना एक ऐसा देश है जो बिल्कुल एक्सपांशनिस्ट है और वो हमेशा ही यहां वहां से किसी भी देश में वो इंट्रूजन करते रहता है और उस एरिया पर वो क्लेम करते रहता है। और इसी बीच शी जिनपिंग साहब चाइना के प्रेसिडेंट बन गए, बहुत ही एग्रेसिव है। और वो एग्रेसिव होने की वजह से अभी वहां चाइना की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा समझना जरूरी है। यहां पे अभी जैसे इस इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया में अगर किसी को पीएम बनना हो, इस देश का अगर प्रमुख बनना हो, तो उसे इलेक्शन में जनता के बीच जाना होता है और जनता उसे चुन कर देती है, किसी भी पार्टी को चुन कर देती है, वही वो अपनी सरकार बना सकती है। चाइना में यह नहीं है। कम्युनिज्म की स्टाइल ही अलग है। वो अपनी पार्टी से ही उभर कर आते हैं और पार्टी से ही चुने जाते हैं और पार्टी तय करती है कि वहां का प्रेसिडेंट कौन होगा। तो जैसे शी जिनपिंग बन गए
और उन्होंने बड़ी चतुराई से वहां पे सब लोगों को जो लोग उनके फेवर में थे उनको पावर दे दिया, और जो लोग उनके अगेंस्ट थे उनको पूरी तरीके से उनकी बोलती बंद कर दी, उनको वहां से गायब कर दिया, उनको वहां से पॉलिटिकल फिगर से आउट कर दिया। और उस वजह से हुआ क्या कि वहां पे शी जिनपिंग को अपोज करने वाला कोई नहीं बचा, सब उनकी तारीफ करने वाले ही लोग बचे। और उस बीच शी जिनपिंग ने क्या किया, शी जिनपिंग ने ऐसे कुछ वहां पे रूल्स बनाए कि जिसके तहत चाइना में जब तक शी जिनपिंग है तब तक शी जिनपिंग ही प्रेसिडेंट रहेंगे। इस प्रकार का उन्होंने अपना सब कुछ चेंज कर लिया उनके कायदे कानून में। अभी शी जिनपिंग ही प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक वो जिंदा है। अभी वहां पर जब भी हम लोग देखेंगे, हमारे यहां पर अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जरा भी कोई डिसीजन लेने हैं तो वो डिसीजन लेने के लिए हमें हर एक नागरिक के बारे में सोचना पड़ता है। चाइना में इसके बिल्कुल खिलाफ है। वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसकी वजह से वहां के पॉपुलेशन को क्या तकलीफ होगी। उनका तो मानना यही है कि ये जो पब्लिक है वो प्रॉब्लम सहन करने के लिए ही है, ये दूसरे और किसी के लिए नहीं है। तो वो जो उनके मन में आए वो डिसीजन लेकर वो फ्री हो जाते हैं, और वो कानून को बड़े जबरदस्ती से वो लागू करते हैं। ऑटोक्रेसी है वहां पे। तो इस वजह से अभी ये शी जिनपिंग ही रहेंगे। अभी इसके पहले अभी क्या हुआ है वो भी थोड़ा देखिए। जहां जहां कम्युनिज्म था, जिन जिन देशों में कम्युनिज्म था, वहां पर यह दिखाई दिया गया है कि जो देश के लोग हैं वो लोग उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत आवाज उठाते हैं, और वो आवाज उठाकर वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फेंक देते हैं, और उसकी जगह पर फिर दूसरी सरकार वहां पर आती है और वो राज करने लगती है। यही डर है इस चाइना की शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार को। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई उनके खिलाफ काम ना करे। इसलिए जब तियानमेन स्क्वायर में जब कुछ विद्यार्थियों ने डेमोक्रेसी की मांग की थी तब उन्हें पूरी तरीके से कुचल दिया गया था, और वो मांग को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। तो ये वाकया केवल तियानमेन स्क्वायर में हुआ था क्या? तो नहीं, ये वाकया और भी जगह पर हुआ था, पर तियानमेन में बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए वो तियानमेन का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो चाइना ने ये पूरा जो डेमोक्रेसी की मांग करने वालों को पूरी तरीके से कुचल दिया था, और यही उनको जो डर है वो हमेशा सताते रहता है। इसलिए हमेशा वो ये जताना चाहते हैं कि हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए, देश का भला कर रहे हैं, और देश का भला कर रहे हैं ये दिखाने के लिए हमेशा उनको ये दिखाना जरूरी हो जाता है कि वो हमेशा डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि आज जो आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है वो केवल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की वजह से हुई है। आज जो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है उसके पीछे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये जताना चाहते हैं। और इसी वजह से वो हमेशा अपने देश की तरक्की दिखाना चाहते हैं। कहीं पे भी जरा भी थोड़ा उनका देश पीछे जाता हुआ नजर आएगा तो उन्हें वो बात बहुत ही परेशानी में डाल देती है। उन्हें लगता है कि कब हमारे देश में हमारे खिलाफ एजिटेशन चालू होगा और कब हमें यहां से लोग फेंक देंगे। इसलिए हमेशा इन देशों में, इन कम्युनिस्ट देशों में, इन लोगों को यह जताना जरूरी होता है कि हम लोग आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आपके इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम आपके जो अपनी ह्यूमन स्टाइल है उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।
और उसी कोशिश में ये लगातार उनका दिखावा ये जो है ये शुरू रहता है। अभी ये जो अभी जो वाकया हुआ है वुहान से, ये जो वायरस फैला हुआ है, उस वायरस की वजह से जो चाइनीज के खिलाफ पूरी दुनिया एक हो गई और उन्होंने चाइना के ऊपर ब्लेम किया। तो वहां से लोगों का पूरा ध्यान हटाने के लिए चाइना ने ये दूसरा ये काम शुरू कर दिया। उधर चाइनीज सी में उधर इधर इंडिया में उन्होंने प्रॉब्लम चालू किया, उधर जापान के साथ में प्रॉब्लम चालू कर दिया, उधर वियतनाम के साथ में प्रॉब्लम चालू कर दिया। सभी फ्रंट्स पर उन्होंने एक साथ सभी देशों के साथ में प्रॉब्लम चालू कर दिए और वो प्रॉब्लम चालू करके उन्होंने इंडिया को ये बताने पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि अभी यहाँ पर बहुत कठिन परिस्थिति है और ये वॉर की सिचुएशन है और उसकी वॉर की सिचुएशन में कभी भी वॉर शुरू हो सकता है और ये बहुत बड़ा वॉर होगा। और पूरा जो लोगों का अटेंशन है वो कोरोना वायरस से हटाकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो इसी इसमें 18 जून 2017 में अभी थोड़ा और पहले की ओर मैं लेकर आना चाहूंगा। एक डोकलाम स्टैंड ऑफ है। डोकलाम स्टैंड ऑफ के नाम से जो फेमस है वो 18 जून 2017 को हमें पता चला था। अभी आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि डोकलाम नाम की जो जगह है वो इंडिया की नहीं है, वो भूटान की है। अभी ये जगह भूटान में है और भूटान की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया ने ली है कि अगर भूटान के ऊपर कोई भी अगर आक्रमण करेगा तो भूटान को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी इंडिया की है, ऐसे इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और फिर ये चाइनीज ने डोकलाम के अंदर इंट्रूजन किया और फिर पहले जो भूटानीज रॉयल आर्मी है उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को रोकने की कोशिश की, उनसे वो नहीं माने, वो लगातार आगे बढ़ रहे थे और रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर इंडियन आर्मी वहां पे गई और इंडियन आर्मी ने वहां पे उनको पूरी तरीके से रोक दिया और उनको रोककर उनको बिल्कुल वहां से बाहर निकाल दिया। 18 जून 2017 को उन्होंने वो डोकलाम एरिया में प्रवेश किया था और 28 अगस्त 2017 में उनको पूरी तरीके से हम लोगों ने बाहर खदेड़ दिया। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एवरीवन हैज सीन कि अभी तक जो भी जहां कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है तो इंडिया ने ये एग्जांपल रखा कि इफ वी हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैन स्टे विथ अस। तो भूटान की अगर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है तो हम वो पूरी तरीके से कैसे निभा सकते हैं वो सारी दुनिया के सामने एक एग्जांपल इंडिया ने रखा और इसलिए ये कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। और अभी रिसेंटली जो है गलवान वैली में चाइनीज ने इंट्रोजन किया है, तकरीबन 5 मई 2020 को इन्होंने इंट्रोजन किया है। आज की भी तारीख 5 अगस्त है, तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रॉब्लम्स किए थे। उन्होंने अपनी सेनाएं कभी वाय नाला के ऊपर लाई, कभी पैंगोंग लेक के ऊपर लाई, कभी फिगर 4 डेप्सांग के ऊपर वो जो फिगर्स है फिंगर 4 फिंगर 8 यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम शुरू की। और जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार हमारी सेना को पूरा राइट दिया गया है और वो राइट मिलने की वजह से आज की तारीख में कभी भी अगर कुछ भी हो जाए तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन मिलने तक राह देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो इमीडिएटली अगर वो सोचते हैं कि भाई सामने से अटैक हो रहा है तो वो इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और चाइनीज अटैक का रिस्पॉन्ड वो अपनी तरफ से अटैक करके दे सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो यहां पर इंडियन आर्म फोर्सेस को रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे हमारे सोल्जर्स के बीच
और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था। ये ठीक उसी प्रकार का वाकया है जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इस बार भी कर्नल संतोष बाबू और उनके कुछ सोल्जर्स ये देखने के लिए गए थे कि चाइनीज ने पूरी तरीके से विड्रॉ किया है या नहीं। और ये देखने के लिए जब गए थे तब अचानक उनके ऊपर अटैक हो गया। और वो अटैक होने के बाद उन्होंने काफी वहां पे लड़ाई की और हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। पर साथ साथ हम लोगों ने भी उनके तकरीबन 45 सोल्जर्स, 43 टू 45 सोल्जर्स को हम लोगों ने भी मार गिराया। तो इस बार भी हम लोग बिल्कुल चुस्त थे, मुस्तैद थे। अभी ये किस्सा और भी चालू है। आज भी वो लोग वहां पे हैं और हमारी सेना भी लगातार वहां पे है। हमारी सेना लगातार वहां पर बढ़ रही है। और अभी क्या होगा ये भी हमें देखना जरूरी है। अभी क्या होगा कि अभी जैसे दिन कटते जाएंगे और वहां पर ठंड शुरू होगी और वहां पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी, तो वहां पे चाइनीज सोल्जर्स इतने तैयार नहीं है। उस एरिया में रहने के लिए चाइनीज सोल्जर्स इतने तैयार नहीं है जितने कि हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं। इंडियन सोल्जर्स आर वेल ट्रेन्ड टू फाइट इन सच एरियाज, वेयरएज चाइनीज सोल्जर्स आर नॉट। तो हम लोग तो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाए, पर अगर नहीं गए तो कुछ दिनों के बाद तो वो खुद ही वहां से निकल जाएंगे। वो वहां पे ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाएंगे। और ऊपर से जिस प्रकार से हमारी सेना की जमावट वहां पे हो रही है, हमारी एयरफोर्स तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। राफेल एयरक्राफ्ट आने की वजह से हमारी एयरफोर्स को हमारे एयरफोर्स के हाथ मजबूत हो गए हैं। हमारी इंडियन आर्मी के पास भी काफी सारे नए वेपन्स हैं। तो उसकी मदद से भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये सब प्रॉब्लम अभी जो है वो बिल्कुल उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सेना बहुत ही चुस्त है, मुस्तैद है, वो आसानी से उसको संभाल लेगी। अब बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उसके बारे में भी देखना जरूरी है। अभी जब यहां पर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 यहां से निकाल दिया गया और अभी वहां पे लद्दाख रीजन एक पूरा यूनियन टेरिटोरी की तरफ अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। तो अभी लद्दाख का डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। तो उनका उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है कि व्हाई यू हैव मेड लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटोरी, वो पूरा एरिया हमारा है। तो हम वो उस बात को तो नहीं मानते हैं। हम लोग अभी लद्दाख का बहुत जल्दी डेवलपमेंट करेंगे और वो काफी इजीली पॉसिबल है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में जो आज तक टेररिज्म हुआ करता था, वो टेररिज्म काफी हद तक रुक चुका है और वहां पे जो सिचुएशन है वो काफी साइलेंट हो चुकी है। और वहां पे अभी उसके बाद में वो ये सोच रहे थे, यानी पाकिस्तान के मन में और चाइना के मन में ये विचार आने लगा था कि इस 5 अगस्त को कहीं इंडिया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसके ऊपर अटैक ना कर दे। अगर हम लोग जैसे वो लोग मान के चल रहे हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर अटैक कर लेते हैं और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड पूरा अगर कैप्चर कर लेते हैं, तो उसके बाद में चाइनीज को ये भी डाउट है कि कहीं हम उसके बाद में अक्साई चीन एरिया के ऊपर, यानी चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसके ऊपर कहीं क्लेम ना ठोक दे, उसके ऊपर कहीं अटैक ना कर दे। अभी इसमें चाइना को प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगर हम लोग ले लेंगे तो चाइना को कोई दुख होने वाला नहीं है। पर उसको प्रॉब्लम यह है कि वहां से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सिपेक जो है वो उसी एरिया से जा रहा है और वहां पे ऑलरेडी चाइना ने काफी करोड़ों करोड़ों डॉलर्स वहां पे खर्च कर चुके हैं। और वो इतना पैसा लगने के बाद अभी उन लोगों को प्रॉब्लम है कि कहीं वो सीपेक जो है वो फेल ना हो जाए और इसलिए वो वहां पर चिंतित है। और इसलिए वो इंडिया को वहां पे प्रेशराइज करना चाहते हैं, इंडिया को दबाना चाहते हैं ताकि इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कोई हिम्मत ना करे। अभी ये जो सीपेक है
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे है कि वो चाहते हैं कि ये सीपेक जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में चाइना का माल पाकिस्तान से और वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया यहाँ पे भेजने की वो आसानी से भेज सके। अभी अगर वो सी रूट से जाते हैं तो तकरीबन ये जो डिस्टेंस है 9000 किलोमीटर है, और अगर वो सीपेक से जाते हैं तो ये डिस्टेंस केवल 3000 किलोमीटर है। तो ये भी उनको काफी प्रॉफिटेबल है और वो काफी उनका पसंदीदा प्रोजेक्ट है, इसलिए वो चाहते हैं कि उससे प्रॉब्लम ना आए, और इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर अटैक ना करे। तो ये जो सब चाइना की कोशिश चल रही है, ये इंडिया के ऊपर प्रेशर लाके इंडिया को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर अटैक ना करने की ही ये कोशिश की जा रही है अभी। इसी वजह से अभी, और दूसरी वजह है कि ये जो कोविड-19 का जो ब्लेम पूरे चाइना के ऊपर आया है, तो उससे भी लोगों का ध्यान या पूरी दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश चाइना कर रहा है, और उसी वजह से ये एक नया दुस्साहस चाइना की ओर से किया जा रहा है। अभी इसमें इंडिया ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी बात को लेकर काफी विचार चल रहे हैं। तो इसमें बात एक ही है कि इंडिया ने अपने आप को बहुत ही फर्म रखना चाहिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को इतना मजबूत रखना चाहिए कि किसी भी वक्त अगर चाइना इंडिया के ऊपर आक्रमण करता है तो इंडिया बिल्कुल पूरी तरीके से सक्षम रहनी चाहिए और काउंटर अटैक करना चाहिए, और चाइना को बिल्कुल ये जता देना चाहिए कि अभी इंडिया की जो ताकत है वो काफी बढ़ गई है, अभी हम आपसे हारने वालों में से नहीं हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा एग्रेशन दिखाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, ये मेरी अपनी राय है। अभी इस एग्रेशन में जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने हमेशा अपनी फोर्स ही इस्तेमाल करनी चाहिए, पर हम लोगों ने अभी कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ बात करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अभी अगर कहीं दूसरे देशों के, अभी तिब्बत में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाना चाहिए कि तिब्बत में जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। अगर जिनजियांग प्रोविंस जो उइघुर मुस्लिम्स वहां पे है, तो वहां पे अगर कुछ हो रहा है काफी उइघुर मुस्लिम्स वहां से गायब हो चुके हैं, तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठानी चाहिए। जो कोविड-19 का प्रॉब्लम है उसके खिलाफ हमने चाइना के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और भी जहां कहीं भी चाइना प्रॉब्लम करता है तो बाकी के देश जैसे आवाज उठाते हैं, चाइना के खिलाफ बात करते हैं, उसी प्रकार से इंडिया ने भी आवाज उठानी चाहिए। और चाइना को यह भी बताने की जरूरत है कि अभी आप हमसे अपने हिसाब से टर्म डिक्टेट नहीं कर सकते। अभी अगर आपको हमसे बात करनी है तो इक्वली बात करनी होगी, क्योंकि जो ताकत आपकी है वही ताकत आज हमारी है। हमारी बल्कि मॉरली हमारी ताकत ज्यादा है, क्योंकि जिस जमीन पर उन्होंने इंट्रोजन किया है वो हमारी जमीन है, इसलिए हमारा मॉरल ऊपर है, हमारा मोरल हाई है और उनका मोरल डाउन है। वो हमारी जमीन कैप्चर करने के लिए आए हैं, जबकि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा मोरल हमेशा हाई रहेगा। और यही अभी पॉलिटिकल वे से भी बताना जरूरी है, ऐसे मैं मानता हूं। आई होप आई हैव tried to cover my points here. I stop here. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। आज के कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकालकर हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए मैं प्रिया कुमावत यूनाइटेड यूथ की तरफ से मेजर विक्रांत कावले सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही हमें टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए तन्मय दीक्षित सर का भी धन्यवाद करती हूँ, और आज के सेशन के लिए मौजूद सभी स्टूडेंट्स, कैडेट्स, टीचर्स का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू ऑल। जय हिंद।